रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी जिस कमियों को बोर ने सुधारा था। बोर और बरी इन दोनों ने जो अपने द्वारा सुधार किया था, उस सुधार के अंदर उन्होंने परमाणु मॉडल के अंदर कक्षकों का वितरण किया था। कक्षकों यानी कि ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया था, जिसके तहत उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने वृत्ताकार पथ पर घूम सकते हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया था, उसके लिए बोर और बरी ने उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। आइए हम उन्हीं नियमों के बारे में पढ़ते हैं। पहला नियम कहा था उन्होंने, पहला नियम फर्स्ट, कि किसी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उस संख्या को एक सूत्र के द्वारा निरूपित किया गया। एक सूत्र के द्वारा निरूपित किया गया 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n का तात्पर्य यहां पर कक्ष की संख्या, n का तात्पर्य यहां पर क्या है, कक्ष की संख्या से है। कक्ष की संख्या n, जैसे कि हमने कल k l m n चार कक्षकों के बारे में पढ़ा था। k कक्ष को नंबर 1 कहा गया, l कक्ष को नंबर 2 कहा गया, m कक्ष को नंबर 3 कहा गया और n कक्ष को नंबर 4 कहा गया। तो यहाँ पर जो n की संख्या है वो n की संख्या इन कक्षकों की संख्या से रिलेटेड है। यानी कि k कक्ष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का वितरण कितना रहेगा, तो k कक्ष के लिए 2n स्क्वायर सूत्र से k कक्ष पहला कक्ष है यानी कि नंबर क्रमांक 1 रहेगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। किसमें, उस परमाणु की संरचना के अंतर्गत अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों का संचरण है वो रहेगा। दूसरा एल कक्ष के लिए, एल कक्ष के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2n स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 की घात 2 बराबर 2 इंटू 4, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पहले कक्ष में आपके लगभग हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अगला m कक्ष के लिए, m कक्ष के लिए m 3 नंबर का कक्ष है, सूत्र के द्वारा 2n स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 9 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और चौथा कक्ष है n कक्ष। आगे और कक्ष बढ़ते जा सकते हैं, उस कक्षकों की संख्या के आधार पर आप आगे इलेक्ट्रॉनों की वितरण की व्यवस्था निकाल सकते हैं। 2 इंटू n कक्ष चौथे नंबर पर है, तो 2 इंटू 16 बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। यानी कि चौथा कक्ष आपके कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 32 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। लेकिन वितरण प्रणाली में जो दूसरा नियम दिया गया इन्होंने, वो दूसरा नियम दिया गया है कि बाह्य जो कोश हैं, बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे जैसे कोश बढ़ते जाएंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन उस बाह्य कोश में 8 रह सकते हैं। तो वितरण व्यवस्था क्या होगी, वितरण व्यवस्था होगी 2 पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 8, चौथे कक्ष में 8। अब मैंने पहले कक्ष और दूसरे कक्ष के तो सेम लिखे, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहले कक्ष में 2 हैं जो 8 से कम है, हो सकते हैं, और 8 है वो 8 तक ही सीमित है, इसलिए ये हो सकते हैं। लेकिन तीसरे और चौथे कक्ष में यहाँ पर हमको 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉनों की संरचना दिखाई दे रही है। तो वो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो 18 इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी
वो ऊर्जा इन 8 इलेक्ट्रॉनों में समाहित होगी। यानी कि जब हम उस परमाणु संरचना के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो वितरण करने की स्थिति के आधार पर आपको उस परमाणु संरचना के अंतर्गत उस वृत्ताकार पथ पर 8 इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं। वो 8 इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष के लिए 18 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को रखेंगे, चौथे कोष के लिए 32 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को रखेंगे, पांचवें कोष के लिए 50 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या ऊर्जा स्तर के आधार पर बढ़ती जाएगी। उनकी ताकत को ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर समाहित करके उस परमाणु के लिए यह उन 8 इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो किया जाएगा। तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। जैसे ये कोई नाभिक है, इस नाभिक के अंदर पहला कक्ष ये है के कक्ष, दूसरा कक्ष आपके एल कक्ष, तीसरा कक्ष आपके एम कक्ष और चौथा कक्ष आपके एन कक्ष। ठीक है, पहले कक्ष में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप गोले करो, क्रॉस भी कर सकते हैं। दूसरे में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तीसरे में इलेक्ट्रॉन तो 18 है लेकिन उनकी ऊर्जा है वो कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर है? 8 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और चौथे में भी आपको 8 रखना है, 3 4 5 6 7 और 8। इसी के आधार पे आपको इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। तो पहला नियम तो यह है कि 2n² के आधार पर कक्षकों की संख्या के आधार पर ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन निकालें। दूसरा नियम यह है कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या वो 8 ही रह सकती है, 8 से ज्यादा नहीं होगी। इसलिए जो वितरण व्यवस्था है वो वितरण व्यवस्था 2 8 8 और 8 के संदर्भ में आपको रखनी है। इन 4 कक्ष को एक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे है तीसरा नियम है कि किसी भी परमाणु में जो कोश के अंदर दिए गए इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे जब तक कि पहला कोश भर नहीं जाए। जैसे यहाँ 4 कोश दिए हुए हैं, इन 4 कोश में मान लो पहला कोश जो है वो अगर अभी तक नहीं भरा है तो अगले कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। अगला को ये सेकंड नंबर कोश नहीं भरा है तो तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों को नहीं भेज सकते। जब तक पहला कोश पूर्ण होगा तब इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो अगले कक्ष के अंदर रहेगा। तो जो उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से आपको करना है। तो सर्वप्रथम है आपके हाइड्रोजन। आपने पार्ट 3 के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा होगा। दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है मैं क्लोरीन के लिए कर देता हूं कि किस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। हाइड्रोजन के लिए ये मैं कक्ष बना देता हूं, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन के लिए बना देता हूं 1 2 3 4। क्लोरीन के लिए बना देता हूं 1 2 3 और ये आपके 4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं। इसके प्रतीक हैं, आपने ये पार्ट 3 में पढ़े होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और जितना परमाणु क्रमांक होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। यानी कि परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 1 ही वितरण करना है तो पहले कोश में ही केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये इसका वितरण हो गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O परमाणु प्रतीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और मैंने बताया 8 परमाणु क्रमांक है यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। 8 इलेक्ट्रॉनों के वितरण में पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये हमने 2 लगा दिए। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 8 - 2 बराबर पीछे कितने रहे? 6 इलेक्ट्रॉन। वो दूसरे कक्ष में जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। यानी कहने का तात्पर्य यह कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे कोश में ही रहेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आपके 3 यहाँ और 3 अगले कोश में दे दें, इस प्रकार से संभव नहीं होगा। जब तक कि इसमें पूरे 8 नहीं हो जाते तब तक एक भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं हो सकता। तीसरा है क्लोरीन। क्लोरीन का Cl प्रतीक है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें कितनी होगी? 17 होगी। और इसका वितरण कैसे होगा? तो पहले कक्ष में 2, 17 में से 2 गए पीछे रहे 15, दूसरे कक्ष में अधिकतम 8, 15 में से 8 गए पीछे रहे 7। यानी कि तीनों का वितरण हो गया। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, 3 4 5 6 7 और 8 और तीसरे में 7 4 5 6 और 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप अपने किताब के अंदर 18
जो परमाणु क्रमांक है ऑर्गन तक, हाइड्रोजन से लेकर ऑर्गन तक पूरा वितरण दिया हुआ है। आप अपनी किताब के अंदर इसको सीख सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। पार्ट 3 के अंदर इसके प्रतीक और इसके परमाणु क्रमांक के बारे में दिया गया। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वितरित किए जाते हैं। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो दो अपरमाणु कण थे, उन कणों के अतिरिक्त एक और कण को खोजा जिसको न्यूट्रॉन कहा गया। जिसको क्या कहा गया? न्यूट्रॉन कहा गया। यानी कि प्रोटॉन धनावेशित भाग था, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित भाग था परमाणु का। इन दोनों की खोज इस न्यूट्रॉन की खोज से पहले की जा चुकी थी, जिसके आधार पर परमाणु का संरचना का निर्माण हुआ। अब तीसरे जो जेम्स चैडविक ने 1932 में जब खोज की तो उसके कुल परमाणु के कुल द्रव्यमान में उनको ऐसा कुछ अंश प्राप्त हुआ जिसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था। इसको उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न तो ऋणावेश था और न ही धनावेश था, यानी कि दोनों की स्थितियां नहीं थी, इसलिए वो न्यूट्रल था, उदासीन था, जिसके कारण से इसको नाम न्यूट्रॉन दिया गया। और इसको N से निरूपित करते हैं, N फॉर न्यूट्रॉन। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, जो परमाणु के द्रव्यमान के रूप में लिखा जाता है। तो ध्यान रहे, इसका द्रव्यमान हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो कण है उसका द्रव्यमान हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन और जब न्यूट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तब पूरे परमाणु का द्रव्यमान है वह निकल के आता है, परमाणु का द्रव्यमान निकल जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी परमाणु के नाभिक हैं उनमें न्यूट्रॉन है वह उपस्थित होता है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त बाकी सभी में न्यूट्रॉन की उपस्थिति है वो पाई जाती है। जेम्स चैडविक है वह इसकी खोज करता थे। आगे हम पढ़ते हैं संयोजकता। संयोजकता की स्थिति को पढ़ते हैं आगे। संयोजकता वैसे आप पिछले 8वीं के अंतर्गत आपने ये नहीं पढ़ा होगा। संयोग करना, जुड़ना, संयोजकता में एक शब्द आता है संयोग, यानी कि जुड़ना। अब वो जुड़ना हो सकता है या तो किसी को अपने साथ जोड़ो या किसी के साथ जुड़ो, दोनों ही स्थितियां हो सकती है। या तो किसी के साथ जुड़ सकते हैं या किसी को अपने साथ जोड़ सकते हैं, वो होती है संयोजकता। यानी कि साधारण परिभाषा में मैं बता दूं कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा उसकी संयोजकता कहलाता है। यानी कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का जितना भी परस्पर साझा होता है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, उस स्थिति यानी कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की स्थिति के आधार पर जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, वह जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्रमांक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए या कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं, वह उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। यानी कि त्यागने और ग्रहण करने की स्थिति के आधार पर संयोजकता का निर्धारण होता है। ध्यान रहे, संयोजकता अधिकतम 4 हो सकती है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा किया जा सकता है। अधिकतम संयोजकता अधिकतम 4 हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है वो आसानी से किया जाता है। 5वें इलेक्ट्रॉन कुल 5 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। त्यागने वाला तत्व, जो त्यागने वाला इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला तत्व, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला तत्व धनावेशित होता है। जो दे रहा है मतलब उसके पास ज्यादा है इसलिए वो प्रदान कर रहा है, यानी कि वह धनावेशित है, उसके पास ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है आपके ऋणावेशित, यानी कि वह उसका ऋणी हो गया, वो खुद ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपके ऋणावेशित हो जाएगा। ऋणावेशित भाग उसके अंदर मौजूद है तो वो तत्व ऋणावेशित ऋणायन संयोजकता को रखेगा और जो त्याग रहा है वो धनायन संयोजकता को रखेगा। एक और भी कह सकते हैं कि अंतिम कोश में बचे हुए इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता कहलाता है। अंतिम कोश में बचे हुए इलेक्ट्रॉन, ध्यान रहे 4 से अधिक नहीं, क्योंकि अधिकतम संयोजकता 4 की हो सकती है। तो यहां पर कुछ उदाहरण मैं आपको 10 तक उदाहरण बता देता हूं तत्वों के नाम लिखकर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला तत्व है, क्रम से चलते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पार्ट 3 में पढ़ा होगा, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसकी संयोजकता भी 1 ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतिम कोश एक ही कोश है और उसी कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। ये दे भी सकता है और एक ले भी सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता में आवेश का भाग है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। दूसरा है आपके हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है परमाणु क्रमांक, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? या तो 2 हो जाएगी, या तो कि पूरा का पूरा ये दे देगा, या फिर इसकी 0 रहेगी। तीसरा है आपके लिथियम में इसका परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का वितरण जो होगा पहले कोश में 1, पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 1, यानी कि अंतिम कोश में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर हम अंतिम कोश की स्थिति को देखें इसके अनुसार दूसरा कोश अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 में से 1 गया, पीछे 7 इलेक्ट्रॉन अधिकतम चाहिए, किसी से ग्रहण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ग्रहण हो सकते नहीं है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी कि ये त्यागेगा, ग्रहण नहीं करेगा, तो इसका जो आवेश हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, 2 इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 6 की जरूरत पड़ेगी और वो त्याग नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वो 2 अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। 5वें नंबर पे आता है बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसका वितरण हो जाएगा 2 और 3, इसको 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अधिकतम 4 हो सकते हैं, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, +3। छठा होता है कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक होने का 2 और 4, इसकी 8 में से 4 गए, पीछे 4 रहते हैं, 4 अधिकतम संयोजकता है वो इधर उधर हो सकती हैं और ये प्लस माइनस रखेगी, यानी ग्रहण भी करेगा और दे भी सकता है। 7वां होता है नाइट्रोजन, क्रम से चल रहे हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसका 2 और 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकते, इसलिए यह ग्रहण करेगा। ग्रहण कितने करेगा? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 जरूरत होती है दूसरे कोश में, 8 में से 5 गए, पीछे 3, ये ऋणावेशित वाला भाग रहेगा क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है। ऑक्सीजन संयुक्ता परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6, तो इसकी संयुक्ता -2 हो जाएगी। माइनस ये तो केवल आवेश बता रहे हैं, हम 2 ही उपयोग करेंगे। उसके बाद है फ्लोरीन में कितना हो जाएगा? तो फ्लोरीन में आपके हो जाएगा, ये 9 है, 2 और 7 बराबर 1 बचेगा, क्योंकि 8 में से 7 गए, 1 रहा, और अंतिम है वो है नियॉन में आपके आगे 10 है, 2 और 8, यानी कि दोनों कोश पूरे भरे हुए हैं, 0 रहेंगे इसकी संयुक्ता। आगे वापस जाएंगे तो वापस 1 2 3 4 इसी प्रकार से बढ़ता क्रम, फिर वापस घटता क्रम, फिर वापस 0। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले शुरुआत में 1 रहा, फिर 0 रहा, फिर वापस बढ़ता क्रम 1 2 3 4, फिर वापस घटता क्रम 3 2 1 0। इस प्रकार से आगे भी यह ऐसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, यानी कि बढ़ता क्रम 4 तत्वों पर, फिर 4 तत्वों पर घटता क्रम। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अंतिम कोश में बचे हुए इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की स्थिति के आधार पर संयोजकता का निर्धारण होता है। अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान किए जा सकते हैं, अतः 8 में से अगर हम घटाएं उसमें 4 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है तो वो उसकी संयोजकता होगी, अन्यथा उस अंतिम कोश में बचे हुए इलेक्ट्रॉन ही उसकी संयोजकता का निर्धारण करेंगे। आपकी किताब में 18 तत्वों तक पूरी संयोजकता लिखी गई है, आप इसको व्यवस्थित पढ़ सकते हैं। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी सबकी पूर्ण संख्या है वो लिखी गई है। प्रत्येक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। अगला है परमाणु संख्या।
परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का मतलब है परमाणु के नाभिक में, यानी कि ये परमाणु है, इस परमाणु का नाभिक जो उसका केंद्र भाग होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, ये प्रोटॉन ही परमाणु की परमाणु संख्या को निरूपित करते हैं। यानी कि जितने प्रोटॉन इस नाभिक के अंदर उपस्थित होंगे, वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो कुल संख्या है वह उसकी परमाणु संख्या होती है। अतः एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन उस परमाणु का धनावेशित वाला भाग होता है, तो प्रोटॉनों की कुल संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। ध्यान रहे कि यानी कि नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन हैं, वह प्रोटॉनों की जो कुल संख्या है वो उसकी क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। तो इसे जेड से निरूपित करते हैं, जेड से निरूपित किया जाता है, यानी कि जेड से इसको लिखते हैं। अंग्रेजी का अक्षर है जेड, उससे इसको निरूपित किया जाता है। ध्यान रहे हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या उसकी एक है, यानी उसका क्रम है वही उसकी परमाणु संख्या एक प्रकार से देखें, लेकिन नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की जो संख्या है वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है।